नमस्कार मित्रों। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा टंडन के स्वर में सुषम बेदी की कहानी वे दोनों। रेडियो प्लेबैक इंडिया। छत से फर्श तक के लंबे शीशों से जड़ी उस बड़ी सी बैठक में खूब सारी दिन की रोशनी भरी हुई थी। फर्श पर बिछी सफेद चादरों पर सफेद वस्त्र पहने ढेर सारे लोग उस रोशनी का ही हिस्सा लग रहे थे। कमरे में घुसते ही तारक को लगा जैसे उस श्विति में घुले मौत के सर्दपन और जड़ता ने अचानक उसके भीतर को जकड़ लिया है। बीचों बीच फूल की माला चढ़ी एक बड़ी सी रति की तस्वीर थी, जिसका धूप दीप और गीता के श्लोकों से अभिषेक किया जा रहा था। रति अब तस्वीर भर थी। तारक की स्तब्ध पनियाई आंखें निस्सहाय सी रजत को खोजने लगीं। रजत लगातार लोगों से घिरा रहा था। उसकी माँ, उसके बच्चे और दूसरे रिश्तेदार, कोई न कोई उसके आसपास था ही। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से एक दो बार मिलीं, पर रजत अपने से बाहर नहीं आ पाया था। तारक ने किसी तरह अपनी शोक भावना व्यक्त कर दी थी। ना भी व्यक्त करता तो क्या, रजत को तो खुद भी एहसास होगा उस अंतर भावना का। एक वही तो है इस भीड़ में जो जानता है कि वो क्यों यहाँ है। बाकी तारक तो रति के कुछ एक कुलीग्स के अलावा किसी से परिचित ही नहीं। एक दो कुलीग से ही उसकी बात हुई रति के बारे में। वे उसे परिवार का मित्र मानकर बात कर रहे थे। यूं परिवार का मित्र वो था ही, पर इससे अलग या ऊपर भी कुछ था। ये शायद रजत के अलावा और कोई नहीं जानता था। जबकि रजत भी पूरा कहाँ जानता है। खास तौर से वो सब कुछ तो तारक महसूस करता रहा है, या जो कुछ तारक और रति के बीच में रहा, या अभी भी जिसका बहुत कुछ बचा था। यूं तारक ने बहुत बार सोचा कि अब रति नहीं रही तो उसके यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, उसकी तकलीफ बढ़ेगी ही। फिर लगा कि नहीं, उसे रजत से मिलने जाना होगा। रजत भी तो उसका दोस्त है। यूं रति उन दोनों के बीच ना होती तो शायद बहुत गहरे दोस्त हो सकते थे वे। फिर भी वो खुद को कई तरह से रजत के करीब महसूस करता था, और रजत भी बहुत मामलों में उससे सलाह करके चलता था। उस पर भरोसा करता था, जो कि उसके मन के दोस्ती के भाव को ही जताती थी। चूंकि तारक की विशेषता दिल के रोगों में थी, वो रति के हार्ट अटैक के बाद से उससे अक्सर रति के बारे में सलाह लेता। यहाँ तक कि रति से भी कोई शिकायत होती तो तारक से ही कहता, देखो ना, इसका कोलेस्ट्रॉल कितना हाई चल रहा है, और मैडम चीज़ मीट सभी कुछ खाती हैं। अभी रेस्तरां ले चलो, पूरा का पूरा स्टेक गटक जाएंगी। कैसे करूं, ये तो खुद को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आती। और तब तारक टिका देता, कैसी डॉक्टर हो तुम रति, मरीजों को उपदेश देती रहती और खुद। फिर उसने खुद ही एक विशेषण गढ़ा था रति के लिए, नॉन कंप्लायंट, यानी कि जो कुछ भी कहा जाएगा उसका विरोध ही करेगी रति, और किसी वजह से नहीं बल्कि विरोध करने के लिए विरोध। तब रति और भी तेवर चढ़ाकर बोलती, रजत तो पहले ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, अब तुम भी इसी से मिल गए हो। वाह जी वाह, दोस्त किसके हो तुम, मेरे या रजत के? तारक तब चुप हो जाता था। रजत भी कुछ नहीं कहता। एक प्रिय अप्रिय सत्य। शायद रति भी इसीलिए कहती थी कि तारक तब लाजवाब हो जाएगा
क्योंकि रति जानती है कि जो वो तारक के लिए है वो और कोई नहीं हो सकता, और रजत को भी इसका अंदाज है। इसी से रजत ने शुरू में चाहे कितना विद्रोह किया हो, कितना लड़ाई झगड़ा, फिर धीरे धीरे मान लिया था इस रिश्ते को। रति के लिए ही अंगीकार कर लिया था तारक को भी। रति ने ही उसे बतलाया था जब रजत ने उसे बाहों में भरकर कहा था, इतना प्यार करता हूं तुम्हें कि ये भी स्वीकारने के लिए राजी हूं। एक हूक सी उठी थी तारक के भीतर, जिसे इतना प्यार मिला हो, वो इस तरह से उन दोनों की जिंदगी को ही सूना करके रुखसत हो ली। तारक के मन में गुस्सा भी आया। शायद अपनी सेहत का ध्यान रखती तो कुछ और जी जाती। उन दोनों से ही तो 4-5 साल छोटी थी वो, जी भी सकती थी। पर अब और तारक ने लंबी सांस भरी। रति की एक कलीग बता रही थी कि परसों तो काम पर आई हुई थी रति। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना भारी स्ट्रोक हो सकता है कि एक ही लपेट में ले जाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तारक को भी विश्वास नहीं होता था। उसी दिन सुबह रति ने उससे फोन पर बात की थी और उससे मजाक किया था, मेरे जन्मदिन पर आओगे? दरअसल सारा झगड़ा कुछ साल पहले रति के जन्मदिन को लेकर ही शुरू हुआ था, वरना शायद रजत को उन दोनों के बीच बढ़ते रिश्ते की तनिक भी खबर न लगती। रति ने उसे बतलाया था कि उसके जन्मदिन पर वो और रजत आमतौर पर शाम को किसी बढ़िया से फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तब तारक ने कहा था, ठीक है तो लंच तो मेरे साथ कर लेना। रति मान गई थी। उसने उसी दिन रति के शहर पहुंचने के लिए फ्लाइट भी बुक करवा ली थी। पर जब ठीक जन्मदिन आने वाला था तो रति ने उसे बतलाया था कि रजत को ठीक नहीं लग रहा मेरा तुम्हारे साथ लंच पर जाना। वो पूछ रहा था कि इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया ये आदमी कि तुमको उसे जन्मदिन पर जरूर मिलना है। तुमने क्या कहा? तारक जिज्ञासु हो उठा था। यही कि तुमको किसी काम से शहर में होना था, इसलिए लंच पर मिलने की बात की। इस पर उसने कहा कि अगले दिन मिल लो, जन्मदिन वाला दिन तो उसी के लिए है, कोई और क्यों? फिर वो बोली। इसी पर उसे शक हो रहा था कि ये कोई आम दोस्त नहीं। तारक ने जोड़ दिया था, प्रेमी है। हाँ, यही शक हो रहा है उसे। तो हूं या नहीं? शायद हो, यही मुसीबत है। तारक ने कहा था, अब तो टिकट ली हुई है, मैं तो आऊंगा ही। तुम मिल सको तो मिलना, वरना ना मिलना। चाहे 5 मिनट के लिए या कॉफी के लिए भी आ जाओगी तो मेरे लिए काफी होगा। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें देख भर लूं। तुम भी कमाल के रोमांटिक हो, पर सच कहूं तो मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूं। उस दिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ना पड़ेगा। मेरे लिए तुम्हारा जन्मदिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, समझो। एयरपोर्ट पहुंचकर तारक ने फोन किया था। रति बोली थी, रजत कह रहा है तुम हमें डिनर पर ज्वाइन कर लो। तारक बहुत हैरान हुआ था, पर रति ने फोन रजत को पकड़ा दिया था। तारक एकदम संकट में पड़ गया था। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। सॉरी, मैं तो यहाँ आया था तो सोचा रति से मिल लूं, पर इस तरह आप लोगों के प्रोग्राम में। रजत ने जोर देकर कहा था, नहीं भाई, बहुत तारीफें सुन रहा हूँ बीवी से, जरा हम भी तो मिलें आपसे। आप चाहें तो घर पर आ जाइए या फिर सीधे रेस्तोरेंट पर मिलते हैं। पर आप लोगों का तो डिनर पर साथ जाने का कार्यक्रम था ना। आप लंच पर फ्री हैं तो लंच पर मिल लेते हैं। हाँ, मुझे तो डिनर ही पसंद है, जैसा आप कहें। रजत बहुत दोस्ताना ढंग से बात कर रहा था। एक पल को उसकी टोन में कुछ तनाव तारक को महसूस हुआ था, पर अगले ही पल आवाज फिर सहज हो गई थी। तारक मान गया, पर टैक्सी लेकर पहले होटल में सामान छोड़ा। फिर इस दौरान खुद को मानसिक तौर पर तैयार भी करता रहा कि कैसे पेश आना है अपने रकीब से। देखा जाए तो रिश्ता रकीब का ही था। बाकी वे कितने भी सभ्य या समझदार इंसानों की तरह एक दूसरे से बर्ताव करें, आखिर वे तीनों सम्मानित पेशे के थे। तारक हार्ट स्पेशलिस्ट था तो रजत अंग्रेजी साहित्य का प्रोफेसर
और रति साइकेट्रिस्ट। इंसानी मन की कमजोरियों को समझना, मनोरोगों का इलाज करना रति की विशेषता तो थी ही, पर इंसानी आकर्षण, एक दूसरे के प्रति खिंचाव या ऐसे रिश्तों को समझने की संस्कृति तो कहीं तीनों में ही थी। रजत इस बात को खूब समझता था कि किसी भी औरत के लिए किसी दूसरे पुरुष के प्रति खिंचाव हो जाना बहुत सहज था। वहीं एक पति और पत्नी के प्रेम करने वाले के रूप में वो रति के इस व्यवहार से ईर्ष्यालु भी हो उठता था। एक सभ्य इंसान के नाते वो ईर्ष्या को दबाकर तारक के प्रति भी मित्रवत व्यवहार करना चाहता था, पर वहीं उसे रति के व्यवहार से कष्ट पहुंचता था कि वो उसके अलावा भी किसी पुरुष को चाह सकती है, जिससे उसके मन में आक्रोश और वितृष्णा का भाव उठता। कभी वो अपने को उदार बनाकर ये कहना चाहता कि रति अगर किसी दूसरे को चाहती है तो बेशक उसको भी क्यों न पाए। साथ ही जब क्रोध होता तो एक तरह से जैसे वो रति को सजा देने के लिए कह डालता, तुम जाओ, दोनों साथ रहो। पर जो पीड़ा वो उसमें सह रहा होता वो रति और तारक दोनों के लिए ही असह्य होती। रति ने कहा था, क्या तारक और मैं दोस्त नहीं हो सकते? और इतने दोस्त हैं, एक वो व्यक्ति जिससे बात करके मुझे खुशी मिलती है, वो दोस्त क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ इसलिए कि उसके मन में तीखी भावना है मेरे लिए, या शरीरों का आकर्षण भी है? रजत तब तर्क से सारी बात को समझने समझाने की कोशिश करता। हाँ करते करते कह देता, औरत आदमी में दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ शरीरों का आकर्षण हो वहाँ दोस्ती जैसा निष्कपट भाव कैसे पनप सकता है? तब रति दोस्ती का एक और पक्ष पेश करती। तुम्हारे कहने का मतलब तो वही दकियानूसी बातें हुई कि शरीर पाप का मूल है, जबकि तुम खुद ही ये पहले कह चुके हो कि शरीरों का मसला हल हो जाए तो औरत मर्द बहुत खूबसूरत दोस्त हो सकते हैं। शरीर को अहमियत दी क्यों जाए? शरीर मिल जाने से उनकी दोस्ती में बाधा बनने का मसला खत्म हो जाता है। रजत रति की बात मान भी जाता था, पर रति फिर तारक को ये भी बताती थी, वन कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। कल को वो कोई अपना नया तर्क दे देगा। शायद इसी से तारक भी अचानक हिम्मत हारने लगा था। कैसे सामना करेगा वो रजत का? यूं वो रजत से एक आध बार पहले मिल चुका था, पर तब उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि रति और उसके बीच कुछ था, जबकि तारक तब भी कुछ आत्मसजग सा हो रहा था। पर कुछ मिनटों की मुलाकात को संभाल लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, और यूं भी रजत उसे भला आदमी लगा था। ये भी सोचा था कि अगर रति उन दोनों के बीच न होती तो ये व्यक्ति उसका दोस्त हो सकता था। यूं रति के होने के बावजूद अंततः वे दोस्त बने ही, पर इस दोस्ती का ताना बाना वैसा न था जैसा खालिस दोस्ती का होता है। इसमें रति के रेशे बुने हुए थे जो एक और ही रंगत लिए हुए थे, और वो रंगत तारक को बहुत प्यारी थी, उसकी दोस्ती से ज्यादा। तारक ने होटल पहुंचकर फ़ोन कर दिया था कि डिनर पर मिलना ही ठीक रहेगा और वो अपना काम इस दौरान कर लेगा। रजत आसानी से ये बात मान गया और कहा कि वो ड्रिंक्स पर पहले घर पर आ जाए, उसके बाद रेस्टोरेंट खाना खाने चले जाएंगे। शाम को जब वो चलने लगा तो फ़ोन बजा था। दूसरी ओर रति थी। हेलो कहते ही रति ने कहा, सुनो, तुम मत आना, मेरे घर में बहुत टेंशन चल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता रति ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रात को कोई फ्लाइट जाती नहीं थी, वरना वो उसी वक्त शहर छोड़ के चला जाता। आधे घंटे बाद ही फिर घंटी बजी। रति पूछ रही थी कि आ रहे हो? तारक बौखला गया कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये रति के मन की उलझन है या कि रजत की, या दोनों की, या रति सिर्फ रजत की उलझन को व्यक्त कर रही थी। बोली थी, जल्दी आ जाओ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो पहुंचा तो रति ने अकेले ही उसका स्वागत किया था। वो जानता था कि दोनों बच्चे कॉलेज में हैं, पर रजत काफ़ी देर तक बैठक में नहीं आया तो तारक हैरान हुआ। रति बोली, वो नहा रहा है। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, शायद हम दोनों को कुछ वक्त देना चाहता है। तारक तब कुछ नर्वस हुआ था। उसे आगे बढ़कर रति को चूमने का हौसला नहीं हुआ।
उसे लगा कि रति भी सहज नहीं थी जैसे कि आमतौर पर होती है, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो खुद भी तो सहज नहीं हो पा रहा था, जैसे लड़की के बाप के घर में शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहा हो। कुछ इसी तरह का महसूस हो रहा था। वहीं डट कर पर्चा करना है कि इम्तिहान में फेल ना हो जाए। रजत ने कमरे में आते ही बड़े तपाक से हेलो किया, कुछ औपचारिक सी बात की, फिर उसने ड्रिंक पूछा और किचन में बर्फ वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए फिर से गायब हो गया। तारक को लगा कि सहज होने की बहुत कोशिश के बावजूद रजत बहुत असहज है। विस्की का घूंट लेते हुए तारक ने ही रजत से उसके काम के बारे में पूछना शुरू किया। बात कही जा नहीं रही थी, तभी रति एक नई किताब की चर्चा करने लगी जिसका रिव्यू सुबह के अखबार में छपा था। तारक ने हवाई जहाज़ में ही उसके बारे में पढ़ा था। फिर तो बातचीत खूब गर्मा गर्म होने लगी। रजत ने दक्षिण एशियाई अंग्रेजी लेखकों के बारे में अपने विचार झाड़ने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि रति ने अचानक घड़ी देखी तो पता लगा कि रेस्टोरेंट के रिजर्वेशन का वक्त हो चुका था। रजत ने रेस्टोरेंट को फ़ोन किया कि कुछ मिनट लेट पहुँचेंगे और तारक से बोला कि जल्दी से ड्रिंक खत्म कर लें या गाड़ी में ही ले चलें। दोनों ने 2-3 ड्रिंक चढ़ा रखे थे। रजत ही कार चला रहा था और तारक पीछे वाली सीट पर बैठा था। अचानक रजत कुछ नशे और कुछ अपनी धुन में बोला, तो तुम मेरी बीवी से प्यार करते हो। तारक भौंचक सा रह गया, यूं ही बैठा रहा जैसे रजत की बात को सुना ना हो या वो गंभीरता से लेने लायक ना हो। रजत ने अपनी बात को सवाल बनाकर दोबारा पेश किया, क्यों तारक, मेरी बीवी से प्यार करते हो या नहीं? तारक ने कहा हाँ, और चुप हो गया। उसे लग रहा था वो जो भी जवाब देगा खतरे से खाली नहीं, पर यह जवाब सच था तो सच बोलकर ही मार खाई जाए। उसे किसी लड़की के पिता से हाथ मांगने नहीं जाना पड़ा था। आज ये भी सही, तुम भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करती है, तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं रहते? तारक बोल पड़ा, ये इतना आसान नहीं। रजत इस पर आक्रमण करता सा बोला, कमाल है, प्यार भी करते हो और जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहते। तारक को महसूस हो रहा था कि रजत कह तो कुछ रहा है और पहुंचाना कुछ और चाहता है। फिर भी वो जवाब तो उसी बात का दे सकता था जो पूछी जा रही थी। ये कहकर उसे नाराज भी तो नहीं करना चाहता था कि रजत सिर्फ अपने भीतर के आक्रोश, आतंक और आग को आवाज दे रहा था। बोला, ये बात नहीं, मैं आज भी रति के साथ जिंदगी शुरू करने को तैयार हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, रति अपने शहर को छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी, न वो तुमको छोड़ने को तैयार होगी, जहाँ तक मैं रति को जानता हूँ। रति चुपचाप अपने पर अंकुश लगाए दोनों की बातें सुन रही थी। न तो वो रजत के पक्ष में कुछ बोलना चाहती थी, न तारक के पक्ष में ही बोल सकती थी। फिर भी दोनों के बीच तारतम्य बिठाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह इस बातचीत को सीमाएं लांघने से बचाया जाए। ऊपर से उसे डर लग रहा था कि आवेश में रजत कहीं टक्कर न मार दे। रेस्टोरेंट बहुत दूर था भी नहीं। बात पूरी चरम पर चल रही थी कि रेस्टोरेंट आ गया। रति ने टोका, रजत पार्किंग ढूंढो, रेस्टोरेंट आ गया है। रेस्टोरेंट के साथ ही पार्किंग गैराज में गाड़ी छोड़कर तीनों अंदर चले गए। वेटर ने उनको मेज पर बिठाया और ड्रिंक के लिए पूछा और मेन्यू ला कर दिया। तीनों के तीनों उस मेज पर इस तरह खामोश और भरे बैठे थे कि मेन्यू में सिर डुबोना एक राहत सा बन गया था। तीनों ने अपने अपने ऑर्डर दिए, पर बात कुछ बन नहीं रही थी। हर कोई कुछ भी कहने में ज्यादा ही सतर्क हो रहा था। अचानक रति बोली, रजत, तुमको इतनी ज्यादा तकलीफ थी तो तुमने मना क्यों नहीं कर दिया? मैं तो तारक को कह भी चुकी थी कि आज साथ खाना नहीं होगा। तुम्ही ने जोर दिया कि जरूर बुलाओ। अब इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? रजत और भड़क गया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? तुम जाओ, एक दूसरे के साथ रहो।
दोनों की आवाज़ें ऊंची हो रही थीं और दूसरी मेज़ों पर बैठे लोगों की निगाहें इस ओर उठ आई थीं। तारक ने धीरे से सुझाया था, मेरे ख्याल से हमें ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। सहसा रति ने होश में आते ही कहा, हाँ, इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, कुछ खाने पर भी तो ध्यान दे। फिर आज मेरा जन्मदिन है, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड मील। फिर भी खाने पर तीनों में से किसी का ध्यान नहीं लग सका। तीनों औपचारिक सी बातों में लग गए। तारक ने ही शहर के नवीनतम रेस्टोरेंट के बारे में ताज़ी पढ़ी समीक्षा का जिक्र छेड़ दिया था। रजत ने कार से जब उस होटल को छोड़ा तो तारक ने ऊपर कमरे में आकर ड्रिंक लेने के लिए कहा, पर जैसा कि वो अपेक्षा कर रहा था, रजत ने देर होने का बहाना बनाकर छुट्टी मांग ली थी। रति तब भी कुछ न बोली थी। शायद उसे डर था कि उसका कुछ भी कहना रजत के लिए घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा, या उसकी कोई भी बात या गलत मतलब निकालकर रजत भड़क सकता था। यूं देर हो भी चुकी थी, पर तारक ये भी जानता था कि रति एक नंबर की जिद्दी थी। जो उसे चाहिए था, चाहिए ही था, उसे रोका नहीं जा सकता था। वो ऊपर से मान जाएगी पर भीतर से कभी माफ नहीं करेगी। शायद इसी से रजत भी बिगड़ी हुई लाडली बेटी की तरह रति की हर चाह या मांग को विरोध करके भी अंततः मान ही जाता था। लौट आने के 2-4 दिन बाद ही उसके फोन पर रति ने संदेश छोड़ा था, तुम्हारा आना ठीक नहीं हुआ, सॉरी, तुम्हें बुलाकर भी मिल नहीं पाई, अब लगता है कभी नहीं मिलूंगी, लेट अस स्टॉप दिस हियर, प्लीज़ मुझसे संपर्क मत करना। तारक बहुत दिनों तक परेशान घूमता रहा था, पर रति को फ़ोन भी नहीं किया। उसने मना जो कर डाला था। उसे फ़ोन करते हुए तारक को लगता कि वो खुद को उस पर लाद रहा है, और ये स्थिति उसे कभी गंवारा नहीं थी। हर दिन किसी ज्वालामुखी सा लावे से लदा हुआ गुजरता। अंदर ही अंदर सब तप रहा था। महीने भर बाद रति ने फ़ोन किया, गुस्सा होना मुझसे, तुमसे माफ़ी भी तो नहीं मांग सकती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी सोचा था तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, इसी से तुमको संपर्क करने से मना किया। रजत को भी यही मालूम है कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, पर अब मुझे से बात किए बिना नहीं रहा जा रहा है। रजत को मालूम है मुझसे बात कर रही हो, वो बहुत गुस्सा है तुमसे, जैसे कि सारा दोष तुम्हारा ही हो कि तुमने उसकी बीवी को फंसा लिया। वे इसी तरह जब मौका लगता बात कर लेते। तारक के दिल दिमाग पर रति ही छाई रहती। वो ऐसे ही पलों के दौरान जीता जब दोनों के बीच कुछ संपर्क होता। बाकी के पल उन पलों के इंतजार में गुजरते। इस बीच रति को दिल का दौरा पड़ा था। घबरा कर तारक को फ़ोन कर डाला था रजत ने। तारक आया तो रजत उसे अपनी गाड़ी में 7 अस्पताल ले आता जाता रहा। दोनों में एक दोस्ती का नाता तभी बना था। दुनिया जहान की बातें रजत ने उसे घर पर ही ठहराया था। तारक 3 दिन बाद चला गया था वापस, पर दोनों की फ़ोन पर बात हो जाती। रति अस्पताल से वापस आ गई थी। धीरे धीरे वो सामान्य होकर वापस अपना काम संभालने लगी थी। रति का जन्मदिन फिर से आने वाला था। रति ने उसे कहा था, रजत अपने आप ही बोल रहा है कि तुम आ जाओ इस बार मेरे जन्मदिन मनाने के, बोलो आओगे? तारक पुरानी बात याद करके घबरा गया था। नहीं नहीं, फिर से उसके भीतर सब घुमड़ने लगेगा, सबको तकलीफ होगी। ये सच भी था। रजत कभी तो उसके प्रति बहुत मित्रवत हो जाता, वही अचानक गुस्सा, ईर्ष्या उभर आते और वो अक्सर बेरुखी दिखाता। अचानक तारक को ऐसा महसूस हुआ जैसे रति उसे खुद ये सब कह रही हो। पल भर को वो भूल गया कि रति के ही अंत्येष्टि कर्म में वो शामिल हुआ है, और दरअसल उसके यहाँ आने की एक वजह ये भी है कि वो रति को लिखे अपने खत वापस ले जाना चाहता है। उसे डर है कि कहीं वे खत रजत के हाथ में ना आ जाए। तारक रति के साथ काम करने वाली इस महिला डॉक्टर लोपेज से पहले मिला हुआ था। इस भीड़ में एक वही जान पहचान की थी।
तारक का मन हुआ उससे पूछें कि क्या वो रति की दराज में उसके कागजात पर नज़र मार सकता है। तारक को अंदाज था कि उसके खत वो दफ्तर की मेज़ की दराज में रखती थी, पर वो जानता था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। आखिर तारक को कैसे हक पहुंचता था रति की दराज खुलवाने का? वो तो एक परिवार के मित्र की हैसियत से वहाँ था। रजत ही कह सकता था। देखा जाए तो वे लोग खुद भी रजत से ही कहेंगे कि रति का सामान वो ले जाए। तब तो रजत की आंख जरूर उन पर पड़ेगी। तब शायद उसको बुरा लगेगा कि रति के साथ तारक का एक अपना रिश्ता था, उन तीनों की आपसी दोस्ती के बाहर। रजत को बेतहाशा चोट लगेगी। अब जबकि वो रति से जवाब तलबी भी नहीं कर सकता। रति अब कोई सफाई नहीं पेश कर पाएगी, तारक के हक में कुछ भी नहीं कह सकेगी, किसी तर्क से रजत को लाजवाब न कर पाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। न ये रति के प्रति सही होगा, न रजत के प्रति। उसे किसी न किसी तरह से खत पाने हैं। रास्ते में आते हुए हवाई जहाज में तारक जब लगातार रति के साथ अपनी जिंदगी के गुजरे पल दोहरा रहा था, बार बार उसे ध्यान आता कि जब से रति को दिल का दौरा हुआ था, वो उससे कहना चाहता था कि उसके खत विनष्ट कर दे। एक बार उसने बात उठाई तो रति बोली, क्यों? तुम्हारे खत मेरे दफ्तर की दराज में सेफ पड़े हैं। शायद वो बिना कहे ये भी समझ गई थी कि तारक का इशारा किस ओर है। तभी बोली, देखो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उनको फाड़ कर न तो फेंक सकती हूँ न जला सकती हूँ। एक बार मर गई तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या करेगा उनके साथ? तुमको तो फिक्र होनी नहीं चाहिए। अब तो वो मेरी अमानत है। ये बातचीत 2-1 महीने पहले की होगी। तारक ने सोचा था बात कभी फिर उठाएगा, पर उससे पहले ही तारक को भी तब यह अंदाज नहीं था कि रति के अलावा रजत से भी उसका नाता था। रति के जाने के बाद वो खुद को रजत के काफ़ी करीब महसूस कर रहा था और उसे लगा कि उसके खत रजत को उससे फिर दूर धकेल सकते थे। पर वो किसी तरह भी रजत को खोना नहीं चाहेगा। रजत जैसे रति का ही एक हिस्सा था। उसने देखा लोगों से घिरा रजत का चेहरा बेहद निचुड़ा हुआ, रक्तहीन और सूखा सा लग रहा था। रात भर सोया नहीं होगा, इसलिए आंखों के नीचे कालापन उतर आया था। आंखें काफ़ी अंदर की ओर धंसी हुई थीं। तारक को लगा कि वो शायद रजत से बेहतर हालत में है। फिर उसे रश्क भी हुआ। रजत अपने गम का खुला इजहार कर सकता है। तारक को तो ये सुविधा नहीं थी, पर किसी उजड़े आशिक के रूप में इस महफिल, इस मौत का सोग करने वालों की महफिल में अपना असली चेहरा, अपना आशिक का चेहरा नहीं दिखा सकता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं, अपने खोने की शिद्दत के एहसास से। रति के वाक्य उसके कान में सरसराने लगे। जब से उसे दिल का दौरा पड़ा था, वो जीवन की क्षणभंगुरता या इंसान के नाचीज होने के अस्तित्ववादी दर्शन को बहुत बघारने लग गई थी। शायद अपने जाने का एहसास उसे कहीं बहुत गहरे उदास कर जाता था, पर वहीं वो उस जाने को एक अवश्यम भावी या काट्य सत्य की तरह स्वीकार करके उससे समझौता भी करने लग गई थी। एक दिन उसने हडसन नदी के दूसरे सिरे से मैनहट्टन की ओर देखते हुए कहा था, देखो तो इन छोटे छोटे डिब्बों में कितने लाखों लोग रहते हैं। कितने छोटे हैं हम लोग। इतनी तंग ज़मीन पर कितनी बड़ी तादाद में समा जाते हैं, एकदम हजारों की संख्या में साथ साथ जुड़े कीड़ों की तरह। फिर भी अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं। राजनीति, धर्म और नैतिकता की तख्तियाँ चिपका कर कितना बड़ा होने का भुलावा देते हैं खुद को। रजत को रति की इंसान की नाचीज करार देने वाली बातों से हमेशा बहुत चिढ़ छूटती थी। बोला था, धर्म नैतिकता जीवन के सत्य हैं, इनको तुम भुलावा देने वाली चीज़ कैसे कह सकती हो? इंसान इसीलिए तो बाकी जीवों से अलग है कि वो सोच सकता है, और सोच के धरातल पर हर चीज़ को गलत या सही साबित कर सकता है।
नैतिकता को गढ़ सकता है या पूरा सत्यानाश कर सकता है। ठीक है, मुझे तो उसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो किसी का नहीं है। नुकसान किसी का है तो मेरा ही, रजत ने कहा तो झट तारक से बोल पड़ा था, नुकसान तो तब होता जो मैं उसे भगा के ले जाता। रजत ने संजीदगी से कहा, अब इसका दिल बट गया है तो आधी संपत्ति तो लुट ही गई ना। तुम भगा कर ले जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आधा वाला हिस्सा तब भी यहीं रहेगा। सचमुच रजत का ये विश्वास सही था। रति और उसके रिश्ते की शुरुआत के दिनों में भावना के प्रवाह में बहता तारक रति के साथ नई जिंदगी के किवाड़ खोलने की बात सोच पाया था, पर जल्दी उसे एहसास हो गया था कि रति कहीं बहुत गहरे जुड़ी थी रजत के साथ, कि वो कभी उस रिश्ते को तोड़ेगी नहीं। यूं रजत भी शुरू के दिनों में भीतर से हिल गया था। ये झटका कि रति रजत को छोड़कर किसी और को मन में ला सकती है, उसे बहुत दूर जा फेंक आया था। फिर रति ने खोए विश्वास को वापस लौटा दिया। रजत अपने आधे नुकसान के साथ धीरे धीरे शायद समझौता करना सीख गया था। तारक को लगा कि वो आधे के साथ समझौता नहीं था। रजत के भीतर कहीं पूरे का भरोसा भी था, जैसे कि रति को सिर्फ एक बदलाव चाहिए था जो तारक था, वरना वो पूरी रजत की ही थी, क्योंकि मौका आने पर रजत अपना पूरा हक जताने से चूकता नहीं था। हमेशा यही मानता था कि पहला हक उसी का है, तारक हमेशा बाद में आएगा। जैसे कि पेट भर लेने पर बचा हुआ भोजन किसी को भी दिया जा सकता है, कुछ ऐसा रुख। पर रति बचा हुआ भोजन नहीं थी, किसी तरह से भी उच्छिष्ट या अवशिष्ट नहीं। जो उसने रति में पाया था वो पहले जिंदगी में कभी नहीं मिला था। रति ने उसकी पहचान कराई थी परिपूर्णता से। रति को जानता ही जैसे उस संपूर्णता को छूना था। शायद रजत ने भी रति में ऐसा कुछ पाया था जो आम औरतों से अलग था। रति शादी के इतने बरस बाद भी उसे अपने में उलझाई थी और वो उससे मुक्त नहीं होना चाहता था। रति में बाहरी खूबसूरती के बावजूद व्यक्ति के दिमाग को भी उलझाए रखने का जो गुण था, उससे सच में जो भी पास आता और खींचता चला जाता। रति में भरपूर प्यार लेने की चाह थी तो भरपूर देने की क्षमता भी। इसी से अभी भी उससे जी तो नहीं भरा था रजत का। शायद वो ऐसी औरत थी जो हमेशा नित नवीन होती रहे। सौंदर्य की एक परिभाषा ये भी तो दी गई है कि जो नित नूतन होता रहे वही सौंदर्य है। रति भी कभी पुरानी नहीं पड़ती, रोज कुछ नया होता है उसके पास, कोई नया ख्याल, कोई नई सूझ, कोई नई उकसाने उलझाने वाली बात। शायद इसे दिमागी सौंदर्य कहना होगा। जो कुछ भी उसमें था बस खींचता था अपनी ओर, मोहता था। शायद क्या, पर उंगली धरना उसे परिधि में बांधने की भौंडी कोशिश होती। कुछ द्वंद्व उठता तो रति रजत के ही हक में बोलती थी। रजत के हितों को सुरक्षित कर लेने के बाद ही वो तारक को उसका हक देती। तारक को खींच भी होती कि रजत उसके जीवन में चूंकि पहले आ गया था, इसलिए हर चीज में ही पहला हक उसी का बनता है। पर उसने रति से अपनी ये मना स्थिति कभी जाहिर नहीं होने दी थी। पिछले साल वैलेंटाइन डे पर ऐसे ही हुआ था। दरअसल दोनों को अंदाज नहीं था कि उस वीकेंड पर वैलेंटाइंस डे पड़ता था। तारक को किसी काम से रति के शहर आना था और दोनों ने मिलने का कार्यक्रम बना डाला। रजत से रति की बात हुई होगी तो उसने भुनकर कहा था, तो वो तुम्हारा वैलेंटाइन है जो उस दिन आ रहा है। रति के कहने पर कि उसे तो याद भी नहीं था, वो बोला था, मैं नहीं मान सकता कि तारक ने यूं ही आने का बनाया है इस वीकेंड पर। रति ने तारक से सारी बात बतलाई तो उसने सोचा था वो खुद फोन पर रजत से कहेगा कि उसे सचमुच याद नहीं था, पर फिर बात बढ़ाने ना देने के लिए चुप रह गया और जाने का प्रोग्राम भी स्थगित कर डाला था। तब उसे दो बातें तकलीफ देती रही थीं। एक तो ये कि रजत हमेशा उसके सामने प्राथमिकता ले जाएगा, दूसरी ये कड़वी सच्चाई कि रति कभी भी उसकी जाहिरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। उसकी कमर में हाथ डालकर वो कभी किसी से ये नहीं कह सकता था, रति मेरी है।
तब उसे बेहद रश्क होता रजत से। क्या रजत को सचमुच एहसास है कि रति तारक के लिए क्या है, कि वो उसकी जिंदगी का केंद्र, उसकी जिंदगी का अर्थ बन चुकी है? ये कोई हल्का फुल्का ठरकपन नहीं, उसकी जिंदगी का रेशा रेशा गुथ गया है रति से। शब्द में अर्थ की तरह समाई है रति उसके अस्तित्व में। इस घुटन में वो खुद ही घुटता रहेगा हमेशा। अब रति नहीं है तो वो घुटन और भी कस रही है उसे। क्या अब वो रजत से कह पाएगा? अचानक उसका मन हुआ कि रजत से कह दे, तुमको मालूम है कि मुझे सचमुच पता है कि उस दिन वैलेंटाइंस डे था, वरना ऐसी जुर्रत ना करता। कि वो जानता है, अच्छी तरह समझता है अपनी और उसकी टेरिटरी की परिधियों को, कि रजत शायद कभी जान न पाएगा, पर उसने हमेशा एक दोस्त की तरह रजत की ज़रूरतों का ख्याल रखा है। सिर्फ सतही सामाजिक उपचार की तरह नहीं, भीतर से किसी दिली रिश्ते से, फिर वो रिश्ता चाहे रति के जरिए से ही बना हो सकता है रजत ये सब महसूस करता हो या ना भी करता हो, पर उसके चेहरे पर भी मित्रता का स्वागतमय भाव हमेशा दिखा है तारक को, सिवा उन क्षणों के जबकि सचमुच उन दोनों के बीच टेरिटोरियल झगड़े हुए हों। तब भी वे शायद इंसानी आचार या परस्पर सद्भाव की सीमाओं को कभी लांघे नहीं। पर फिर भी तारक का रति के साथ का रिश्ता ऐसा नहीं कि रजत के साथ जिसे बांट सके। रति उसकी हस्ती का अभिन्न हिस्सा है, वो कोई और कैसे हो सकता है? रजत रति नहीं हो सकता, चाहे उसके कितने ही करीब रहा हो। उससे किसी न किसी तरह से अपने खत पाने ही हैं, लेकिन कैसे? और यहीं तारक बार बार उलझ जाता है। अपनी ये परेशानी वो किसी के साथ बांट नहीं सकता, रजत से तो कतई नहीं। खत अगर सचमुच रजत के हाथ पड़ गए तो? लेकिन रति ने यह भी तो कहा था कि अगर वो नहीं रही तो क्या फर्क पड़ता है। पर रजत सचमुच खत पढ़ ले तो शायद उसकी पीड़ा पर तब क्रोध और घृणा का कोई विकराल भूत हावी हो सकता है। हो सकता है कि खत पढ़कर रजत रति को खुद से छिटक दे, लेकिन उससे क्या? तब शायद रति और भी तारक के करीब आ जाए और भी उसकी अपनी हो जाए, सिर्फ उसी की समूची। एक रात पहले उसे ऐसा ही कुछ सपना आया था। रति की मौत की खबर के बाद यही उसका याद रह जाने वाला सपना था। वो रति की अंत्येष्टि में गया है और एक अंधेरा सा बैठक नुमा कमरा है। कमरे में कुछ कागज बिखरे पड़े हैं। वो एक कागज उठाता है, वो उसी का रति को लिखा हुआ खत है और कई लोग उसके आसपास हैं और वो सोचने लगता है कि कहीं इन लोगों ने भी तो उन्हें नहीं पढ़ा। तभी रजत का चेहरा उसकी ओर बढ़ता है और वो कागज छिपाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी उधेड़-धुन में उसकी आंख खुल गई थी तो जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। एक रजत ही यहाँ उसके सबसे करीब है और रजत ही उसे अजनबी सा लगने लगता है। अब तक उसका रति का संदर्भ था, अचानक उस संदर्भ से कटकर न होने जैसा हो रहा है। तारक को अजीब सी मानसिक दूरी और भयंकर अकेलापन सा महसूस हुआ। वो यहाँ आया ही क्यों था? रति की नामौजूदगी में कितना बेमानी है उसका यहाँ होना। रजत को भी कितना फिजूल सा लग रहा होगा उसका यहाँ उपस्थित होना। जिन लोगों से वो घिरा हुआ है वे तो सचमुच उसके अपने हैं। तारक तो दूर से भी अपना नहीं। मृतक से तारक का जो भी नाता रहा हो उसके लिए दूसरे से तो नहीं था। उसके कॉलेज कामों से लौटे बच्चे भी तारक को पहचानते नहीं थे। तारक ने ही उनकी शक्लों और व्यवहार से अंदाज लगाया था और हॉलवे में लगी हुई तस्वीरों से उन्हें पहचान पाया था। तारक के पास रजत से कहने को कुछ भी नहीं था। उसका कुछ भी कहना रजत को खल सकता था। उल्टे तारक को लगने लगा कि रजत शायद सोच रहा हो कि अब क्यों जख्मों को याद दिलाने आ गए हो। कुछ भी हो, तारक ने उसे पीड़ा तो पहुंचाई ही थी। क्या अब उसका कुछ भी करना रजत के कष्ट को कम कर सकता था?
उसने निगाहों से ही अपना दुख बयान कर दिया था, जो शायद रजत ने स्वीकार भी कर लिया था, शायद एक औपचारिकता की तरह, जैसे वो दूसरे बहुत से जमा लोगों की शोक का अभिव्यक्तियां स्वीकार कर रहा था। उससे कुछ अलग नहीं। शायद तारक का वहां होना ही रजत को खल रहा हो, पर वक्त की नाजुकी की वजह से वो कुछ कहना ना चाह रहा हो। तारक एकदम से परेशान सा हो उठा। कुछ लोग रजत के गले लग रहे थे, शायद उसे विदा लेकर जा रहे थे। तारक ने सोचा, वो अब कहेगा कि रति के पास कुछ उसके ज़रूरी कागजात थे। अगर रजत उसे कागज़ों वाली जगह पर ले चले तो वो खुद ही देख लेगा। तारक यंत्र की गति से रजत की तरफ बढ़ा। रजत जैसे किसी को देख कर भी देख नहीं रहा था। उसकी आंखें किसी शून्य पर टिकी थी। तारक को लगा उस लोगों के घिराव में, जिसमें उसके अपने अजीज दोस्त और रिश्तेदार थे, रजत ने उसे कोई विशेष लक्ष्य नहीं किया। तारक के भीतर अजीब सूनापन सा आ घिरा। लगा जैसे रति रजत में कहीं नहीं थी। सिर्फ भ्रम सा हुआ था उसे उसके वहां होने का, जैसे कि उसके रति के नाते से वहां होने में ही कोई भारी असंगति थी। उसे लगा वहां बैठे अजनबी से लोग उसे घूर रहे थे, उसके वहां होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। पता नहीं कितने ही अजनबियों से घिर गया था तारक। यहाँ तक कि रति की उस तस्वीर में भी उसे रति नजर नहीं आ रही थी, वो भी कोई अजनबी छाया थी। ये दुनिया उसकी नहीं थी। अगर वो रति की दुनिया रही भी हो तो जिस रति को वो जानता था, उस रति के लिए भी ये दुनिया अनस्तित्व थी, विसंगत भी। उसने रजत को बहुत संभलते संभलते गले से लगाने की औपचारिकता की। उसे लगा जैसे वो किसी अजनबी को गले लगा रहा था। रति जितने उसके अपने पास थी, उतने और कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। दरअसल रति और कहीं नहीं थी, उसके भीतर थी बस। उसे रति को वहीं अपने भीतर ही कहीं संजोए रखना था, भीतर ही खोजना था, भीतर ही तसल्ली करनी थी। किसी और से बांट नहीं सकता था वो रति को। रजत के दोनों कंधों को हल्के से दबाकर उसने धीरे से कहा, टेक केयर, और मुड़ा तो बिना पीछे देखे बाहर निकल गया।